वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 3 फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री ये हम शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 जो है हमारा 11th स्टैंडर्ड का। अब इसमें एक प्री टास्क को थोड़ा हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली प्री टास्क वांट्स टू से और उस प्री टास्क से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है और उसका क्या मतलब है, इस चैप्टर से उसका क्या लेना देना है, वो भी थोड़ा उस बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो संस्कृत में, रीड द संस्कृत श्लोक एंड इट्स ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। संस्कृत का एक श्लोक हमें पढ़ना है और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में साथ में दिया गया आपके बेटरमेंट के लिए, आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, ठीक है। तो जो पहला जो दिया गया है वो है पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। यानी कि रिवर्स डू नॉट कंज्यूम देयर ओन वाटर। जो नदियाँ हैं वो खुद का पानी खुद नहीं पीती हैं। नीदर डू द ट्रीज कंज्यूम देयर ओन फ्रूट। ना ही जो ट्री है वो खुद के फल खुद खाते हैं। आम का पेड़ खुद का फल खुद नहीं खाता है। Even the water carrier clouds never eat up the grains they grow। या जो बादल पानी लेकर आते हैं, उन पानी के जो बरसात होती है, वर्षा होती है, उससे जो खेतों के अंदर अनाज उगता है, तो वो बादल वो अनाज नहीं खाते। The wealth of the noble ones is always for charity। ये बहुत ही इसकी बॉटम लाइन है और इम्पॉर्टेंट लाइन है। वो बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर नोबल वंस, जो बहुत ही दिलदार लोग हैं, जो नोबल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है और जो लोगों की भलाई करना चाहते हैं, वो लोग चैरिटी में यकीन करते हैं। चैरिटी मतलब एक प्रकार का दान जिसको हम बोलते हैं, किसी प्रकार की सेवा। अलग अलग टाइप की दान हो सकते हैं। आप अपनी आंखें देंगे तो चक्षुदान हो जाएगा, रक्त देंगे तो रक्तदान होगा, रक्तदान से बहुत लोगों की जान बचती है। कई लोग अंग दान करते हैं, ठीक है, अपने कोई अंग आप अपने मरणोपरांत आपके जो अंग हैं वो आगे वाले किसी के काम आ जाए। और चैरिटी, धन की चैरिटी होती है, फूड की चैरिटी, खाना किसी को खिला दिया आपने, किसी की हेल्प कर दी। चैरिटी बहुत अलग अलग तरीके से होती है और ऐसा माना भी जाए कि बहुत सारे कल्चर्स के अंदर ऐसा माना गया है कि जो चैरिटी है वो कौन कर सकता है, जो खुद समर्थ व्यक्ति है। तो आपके पास कुछ है तभी आप चैरिटी कर पाओगे, कुछ नहीं है आप तो चैरिटी लेने वाला नीचा नहीं होता है पर चैरिटी देने वाला बड़ा होता है। ये बहुत समझने वाली बात है। कोई किसी से कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, ज़रूरतमंद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़रूरत के समय किसी को देने वाला व्यक्ति वो कहते हैं समर्थ व्यक्ति है। भगवान ने उसको सब कुछ दिया है। इसलिए देखा होगा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो गुरु हैं उनको ऐसा बोला गया है समर्थ गुरु हैं। समर्थ मतलब ही इज़ एबल। और हम लोग सभी देखो आप एबल, अपन बोलते हैं ना एबल बॉडीड। कई लोग हैंडीकैप होते हैं, उनके पास हाथ पैर में तकलीफ होती है, उनको नहीं होता है, अपाहिज जिसको बोलते हैं हैंडीकैप, तो वो स्पेशली चैलेंज्ड लोग हैं। तो हम लोग ऐसे हैं कि जो पूरी बॉडी साबुत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबल बॉडीड मैन। एबल बॉडीड मतलब हम अपने काम कर सकते हैं, तो हमको किसी की चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, दया दृष्टि की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर का जो सार है वो यही है कि जो पानी, जो नदियाँ हैं वो खुद का पानी नहीं पीती है, पेड़ खुद का फल नहीं खाते हैं, और बादल जो इतना सब पानी लेके आते हैं और वो फसलों को उगाते हैं तो वो फसलें वो नहीं खाते हैं। तो इसी प्रकार चैरिटी जो करना एक बड़े महान व्यक्ति की निशानी है, हमको चैरिटी करते चलनी चाहिए, ठीक है। यूनिट नंबर 3 शुरू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक दो सेंटेंस के अंदर आप ये लिखना, एलिमेंट्स ऑफ नेचर। रिवर्स हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, रिवर्स क्या करती हैं, सन से क्या कंट्रीब्यूशन है, विंड जो हवा चलती है वो हमको क्या कंट्रीब्यूट करती है, ट्रीज़ पेड़ों से क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी एक लिस्ट बना लेना। और एक लिस्ट ऑफ सम ट्रीज़ बनाने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेन सब जो काम है वो ट्रीज़ का ही काम है। अब वो ये बता रहा है कि हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम ट्रीज़, हाउ डू दे हेल्प अस, वो हमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट 1 or 2 सेंटेंसेज अबाउट इट। नीम का जो पेड़ है, नीम के पेड़ से हमें क्या फ़ायदा है, उसके आप कई तो नीम से दांतों हम करते हैं, आपको पता है, ब्रश करने के लिए उसके जाते हैं। नीम की पत्तियों का धुएं से बहुत सारे इंसेक्ट्स चले जाते हैं, वो एयर को प्यूरिफाई करता है। नीम स्किन को क्लेंस करता है। नीम का साबुन बहुत अच्छा होता है। नीम का तेल आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी स्किन संबंधी, चर्म रोग संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे सही कर लेता है। टीक वुड बहुत अच्छा लकड़ा होता है, उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं,
तो वो पावरफुल लकड़ा होता है, उसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, पहाड़ों में मिलता है, ठीक है। पीपल का पेड़ तो आप देखो ना, पूजा पाठ के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे ही वातावरण को शुद्ध करने में नंबर 1 पे है, और वो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पीपल का पेड़। बनियान, वर्ड भी सेम ही है, वर्ड को तो हम बहुत ही रेवर्ड ट्री मानते हैं। पीपल, तुलसी, बनियान, ये जितने भी पेड़ हैं ये रेवर्ड का मतलब क्या है, बहुत ही पवित्र हैं, हम इनकी उपासना करते हैं। तो ये हिंदू मिथोलॉजी के अंदर इसकी पहले से ही सम्मान है, क्योंकि इनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी है, और इनको अगर आप देखा जाए तो दार्शनिक वैल्यू भी है, भगवान के तौर पे इनको पूजा जाता है। लोगों को बहुत हज़ारों सालों पहले हिंदुओं को इस बारे में नॉलेज था, तो उन्होंने इसको एक प्रकार से प्रथा जैसा चला दिया कि भाई सब घर में तुलसी होनी ज़रूरी है, बीमार हो जाए तो तुलसी का काढ़ा पी लो। नीम का दातुन अपन रोज़ाना सुबह गांव में आज भी बहुत लोग करते हैं, अमेरिका में बिकता है नीम का दातुन, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें आप देखो ना, अभी बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, नीम की शक्ति है, वो सब ये सब पेड़ों का ही चमत्कार है। ट्रीज़ जो है वो हमारी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं, उसके बारे में आप लिस्ट बना के बहुत ईजीली लिख सकते हो, और बहुत सारे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, उससे भी और ज़्यादा बेटर आइडियाज़ आएंगे जो है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ लाइफ चेंज होती गई और बहुत अच्छा होता गया। अब यहाँ पे जो रीड 1 है हमारा, वो है फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री। महिलाएँ जो हैं वो फॉरेस्ट्री के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है। फीमेल फॉर फॉरेस्ट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि महिलाओं ने, 1 सेकेंड पीछे कर देता हूँ इसे मैं जी, हाँ, ये है फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री। महिलाओं का फॉरेस्ट से रिलेशन में, फॉरेस्ट मतलब जंगलों से रिलेशन में फॉरेस्ट्री। अभी अब कहीं हम लोग तो एग्रीकल्चर के बारे में आपने सुना होगा, पर बहुत सालों से इंडिया के अंदर बहुत सालों से और जो भी बूम आया है पिछले 20 सालों के अंदर है, एग्रो फॉरेस्ट्री का आया है कि लोग जंगल, एग्रीकल्चर के तौर पर जंगल उगा रहे हैं, लकड़े के लिए, फाइबर के लिए, उसके मेडिसिनल यूज़ के लिए। तो जंगल उगाए जा रहे हैं, लोग उस पर बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और फिर वो 10 साल 20 साल बाद वो लकड़े को काट के बेचते हुए। चंदन की खेती आपने सुनी होगी। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मलेशियन नीम, मलाबार नीम करके एक पेड़ आता है, फिर महोगनी ट्री आपने नाम सुना होगा, टीक वुड की खेती होती है। ये सब खेती कैसी होती है, जंगल के अंदर स्पेसिंग करते हैं। पॉपुलर का पेड़ है, बांस की खेती होती है। तो ये वो खेत के किनारे में या 10 बाय 10 या 20 बाय 20 फीट के इलाके में वो लगा देते हैं। और आपने आम के बाग तो देखे ही होंगे फॉर फ्रूट, बट ऑब्वियस बात है एप्पल के बाग देखे होंगे। ये सब पेड़ होते हैं, तो पेड़ों से ही ये सब फॉरेस्ट्री। अब यहाँ पे फीमेल्स का क्या हाथ है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। सिंस टाइम बिगैन द नेचुरल ब्रॉड लेवल्ड सिंस टाइम बिगैन, जब से समय शुरू हुआ है, द नेचुरल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट ऑफ हिमालय। अब जो हिमालय के जो ट्रीज़ हैं वो नेचुरली ब्रॉड लीव्ड है, उनके पत्ते बड़े बड़े हैं, वो ज़्यादा सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उनको अच्छे तरीके से काम में लाते हैं। तो जो बहुत टाइम बिगेन, जब से शुरुआत हुई तब से नेचुरल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स, पूरे जो जंगल हैं हिमालयाज़ के, फ्रॉम द हिमालयाज़ हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। क्योंकि हिमालय के फुट हिल्स में, आप बिहार भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, देखा होगा आपने, तो ये उनकी ज़िंदगी के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के तौर पे जाना। हिमालय का जो तराई का इलाका है, हिमाचल से नीचे वाला तराई, जिसको टेरेन बोलते हैं हम, उस इलाके के जो पेड़ हैं, उस एरिया के जो फॉरेस्ट है, वो उनके लोगों के जीवन को चेंज करने में उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। द फॉरेस्ट आर द फाउंडेशन ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ द हिल विलेजेस। अब जो जंगल का इलाका है वो ही इकोनॉमी चलाता है, वो फाउंडेशन है, यानी कि स्टेपिंग स्टोन है, नींव का पत्थर है। जो पत्थर ज़मीन के अंदर जो सबसे पहला जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी रहती है, वो मजबूत पत्थर है फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वहाँ की इकोनॉमी हिल जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था, पैसा जो भी है, जिस प्रकार की भी अर्थव्यवस्था, ज़रूरी नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा ही हो, लेन देन, सामान वामान वितरण करना, कपड़ा, घर का सामान लाना, खाना, राशन, फिर उसके बाद उनकी जो हट बनती है, उनके वो जो कपड़े पहनते हैं, उनके जानवर जो खाते हैं, उनकी एनिमल जो हस्बेंड्री है, वो सारी की सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाएंगी अगर जंगल को कुछ हो जाएगा तो। द फाउंडेशन ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ द हिल विलेजेस, ग्रीन लीव्स एंड ग्रास फॉर एग्जाम्पल। अब जो हरी पत्तियाँ हैं और जो हरी घास जंगल में उगती है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हरी पत्ती और हरी घास प्रोवाइड फॉडर, वो जानवरों के लिए चारा, फॉडर को ऑनलाइन कर लेना, फॉडर मतलब चारा, फॉर द एनिमल्स, गायों को हरी घास मिल जाती है,
जो उनके जानवर कौन से, बकरियां हैं, भेड़े हैं, गाय है, भैंस है, तो ये उनको पालते हैं। और घोड़े और खच्चर भी अगर वो रखते हैं तो अब लंबे टर्म पे कुछ सामान ढोने के लिए उनके पास बाइक्स की बजाय वो होती है, जंगल के लिए, इकोनॉमी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आगे से जाए सामान आगे पीछे करते हैं, तो उसको फॉडर चाहिए, चारा चाहिए। तो वो चारा कहाँ से अवेलेबल होता है? जंगलों से अवेलेबल होता है। हुज डंग इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र, उनकी जो डंग होती है, डंग यानी कि उनका जो गोबर है, वो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र वर्ड आया है फर्टाइल से, फर्टिलिटी, फर्टाइल यानी कि उर्वरकता। तो जो उर्वरक है नेचुरल, जो उर्वरता को बढ़ाते हैं, ज़मीन को और ज़्यादा उपयोगी बनाते, उपजाऊ बनाते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र के तौर पे उसको यूज़। आपने देखा ही होगा गोबर की खाद बनती है, जिसको हम खाद बोलते हैं, फॉर द क्रॉपलैंड्स। जब वो खेती करते हैं आसपास के इलाकों में, जब जंगल के बाहरी इलाकों में जब क्रॉपलैंड्स जो उनकी होती है, जहाँ पे वो खेती करते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी आप चीज़ उगा रहे हैं उसके लिए स्पेशल फर्टिलाइज़र, उसके लिए पोटेशियम की ज़रूरत पड़ेगी, मैंगनीज की ज़रूरत पड़ेगी, जिंक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप के जो भी फर्टिलाइज़र्स है वो उनको नेचुरल डंग से मिल जाते हैं। ड्राई ट्विग्स, जो छोटी छोटी डालियाँ होती हैं जो पेड़ों से गिर कर ड्राई, सूखी हुई, वो गीली नहीं, एंड ब्रांचेज आर द ओनली सोर्स ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग। जो टूटी हुई है, जंगल के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ आपको टूटी हुई मिल जाएगी रोज़ाना, और पेड़ों से जुदा होकर बहुत सारी जो गिर जाती है, तो वो लकड़ियाँ सब बीन के और फिर वो सुबह का और रात का अपना खाना उस सूखी लकड़ी से बनाते, क्योंकि गीली लकड़ी तो जलने में भी प्रॉब्लम देती है, तो वो भी उनका एक इकोसिस्टम हो जाता है। फ्यूल गैस तो उनके पास होता नहीं है, तो डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल, वो उसको कुकिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स। फॉरेस्ट से आपको पता ही, जैसे मैंने बोला, आम के बाग हैं, एप्पल के बाग हैं, जंगली बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, अमरूद है, बहुत सारे ऐसे जो अपने आप उगते हैं, सीताफल है, जंगलों के अंदर बहुत सारे आप देखेंगे तो वो बहुत सारे नट्स, एडिबल नट्स हैं, कैशू नट्स है, जैक फ्रूट है, ये सब उगते हैं। तो वो बहुत लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स तो उगते ही है, साथ में एडिबल नट्स हैं। एडिबल नट्स के अंदर आप देखो काजू है आपका, फिर आप बादाम देख लो, तो ये सब जंगलों के अंदर बहुत सारे ऐसे नट्स हैं जो हेज़ल नट आपने नाम सुना होगा, ठीक है। बीटल नट, पान का जो सुपारी होती है, इसे बीटल नट बोला जाता है। ये सब उगते हैं और बहुत फ़ायदे का प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। तो उससे वो आप बेच के अपना और भी सामान खरीद सकते हैं। फाइबर्स के अंदर सिल्क देख लो, तो वहाँ के जो पत्ते होते हैं उसको कीड़े खाते हैं, उससे सिल्क भी बनता है। तो फाइबर भी, सिल्क भी आप देख लो, तो ये जितने भी टाइप के पॉलिस्टर है, ये एक प्रकार का, ये सब ये फाइबर से ही बनता है। तो फाइबर्स हमको पेड़ों से प्राप्त होता है। एंड हर्ब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल हर्ब्स के कहते हैं ना, संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान जी, तो वैसा ही हर्ब्स क्या है कि बहुत, अश्वगंधा का नाम आपने सुना होगा, फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हर्ब्स हैं, तुलसी का जैसे मैंने भी उल्लेख किया, काली मिर्च है, वो भी एक प्रकार का कॉन्डिमेंट स्पाइस है, पर ये केरला के इलाकों में ज़्यादा होता है। पर ये मैं जो हिमालय के फुटहिल्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें उगती है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो हम वो हर्ब्स हमारे को जीवित रखने में और हमारी उम्र को, आयुष्य को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। फॉर लोकल कंजम्पशन, वो कोई बाहर मार्केट में नहीं बेचते हैं हर्ब्स को, लोकल कंजम्पशन के लिए वहाँ के लोग ही उसको लोकल तौर पर खाने के अंदर और अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर उसको यूसेज में लेके और उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, बेसिक सी चीज़ें हैं कि टूटी हुई डालियों से उनका फ्यूल भी बन जाता है, वो हरे चारे से, जंगल के जो घास वगैरह उगती है, हरा चारा वगैरह जो उगता है, उससे उनकी जो पत्तियाँ होती है वो जानवर भी खा लेते हैं, उसकी जानवर की जो डंग आती है उससे उनका काम हो जाता है, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो जाता है, और उनका हर्ब्स, एडिबल नट्स और फ्रूट और ये से भी उनको इंसेसेंट सप्लाई मिलता है, जो कि प्योर नेचुरल है। तो उनकी जो कहते हैं ना रेजिस्टेंस पावर बॉडी की, वो बढ़ाने में उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। अगला पैराग्राफ है, द फॉरेस्ट्स ब्रेक द फ्लो ऑफ द सीजनल रेनफॉल दैट लैशेज द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज एवरी ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉरेस्ट क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट जब वो आपने देखा होगा पहाड़ों पे, वो एकदम अंदर वो पेड़ों की पूरी लाइन वो ढलान के ऊपर होती है, खुले ढलान नहीं होते, उसके ऊपर पेड़ होते हैं जो कोने पे, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। ब्रेक द फ्लो ऑफ सीजनल रेनफॉल, जब सीज़न आएगा, जैसे भी अब अगस्त चल रहा है, हमारी सीज़न चल रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने जब बहुत ज़ोरदार बारिश होगी, सीजनल रेनफॉल होगी, तो वो मिट्टी को लेके निकल जाता है। तो उसको क्या करता है, वो रोक लेता है। सीजनल रेनफॉल दैट लैशेज द स्लोप्स, लैशेज मतलब चाबुक मारता है, कोड़े मारता है, इतना पानी लेके जाता है कि वो सारी की सारी ज़मीन को वहाँ से पूरे गांव के गांव बहा के ले जाने वाली स्पीड से वो पानी बहता है। स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज एवरी ईयर, पर वो क्या है,
फॉरेस्ट उसको रोक देता है। फॉरेस्ट की जो पेड़ की जो नीचे की जड़ें हैं वो उस मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो उसको बहने नहीं देती है। यानी पेड़ हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ना कि लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन जिसे बोलते हैं, वो नहीं होने देते। एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून, हर मानसून के अंदर, मानसून तो हर साल आएगा, तो अगर 20 साल में लगातार बहने लगा है सब कुछ, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल में रखता है फॉरेस्ट। दिस क्रिएट्स स्प्रिंग्स एंड एवर फ्लोइंग स्ट्रीम। इसकी वजह से पानी धीरे धीरे बहता है, कंट्रोल में बहता है। तो छोटे छोटे झरने होते हैं, वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, लगातार बह के नहीं निकल जाता है, वो वहाँ रुक जाता है। तो एक छोटा सरोवर, पॉन्ड वॉन्ड जैसे ऊपर कहीं कहीं एनिकेट जैसे बन जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके एक नाली के अंदर कैसे छोटा पानी होता है, वैसे पानी स्प्रिंग की तरह वो बहता रहता है। एवर फ्लोइंग स्ट्रीम, लगातार पूरे साल। तो पानी का भी अब सप्लाई अपने को पेड़ों की वजह से मिल जाता है, विच आर वाइटल फॉर द माउंटेन पीपल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी है माउंटेन के लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था वहाँ पे इतनी नहीं होती है। तो वहाँ पे वैसे लेक बन जाते हैं, आपने देखा होगा। तो नैनीताल अगर आप कभी गए हो तो वहाँ 9 लेक्स है, ठीक है। तो भीमताल है, कदमताल है, फिर ये नैनीताल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कदमताल है कि नहीं है, बट भीमताल और वो तो मुझे याद है। तो ये सारी जो लेक्स हैं, तो वो कैसे बनी है, नेचुरल ऊपर से फ्लो आके उसमें लेक के अंदर वो बन जाती है। तो वो उनके लिए वाइटल है, और उनके पास कोई पानी का जरिया नहीं, क्योंकि पानी लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाइटल फॉर द माउंटेन पीपल एंड देयर एनिमल्स ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। जब समर का सीज़न आता है, बारिश नहीं होती है 3-4 महीने, तब उनको समर के समय यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ती है। तब ये जो झरना है, जो स्ट्रीम है, जो लगातार बहता है, जो पेड़ों की फॉरेस्ट की वजह से जो स्ट्रीम्स चल रहे थे, वो उनको कंट्रोल में रखती है, और उस वजह से उनका पानी की समस्या भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फॉर मेनी ईयर्स हाउएवर लार्ज एरियाज ऑफ दीज रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। पर ऐसा हो रहा है बहुत सालों से, लार्ज एरिया ऑफ दिस रिच रिसोर्सेज, रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब कि बहुत भरा पड़ा है, इसके अंदर बहुत सारा अकूत खजाना है, इतनी दौलत है। इतना दौलत कैसे, लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगी है, लकड़ा मिलता ही नहीं। अभी आप देखोगे अच्छे से अच्छा वाला टीक वुड आप लेने जाओ, प्लाईवुड के नाम पर भी आप देखो तो बहुत बुरी चीज़ें मिलती है। तो पुराना उसको काटने का प्रयास करते हैं, तो वो अगर वो काटेंगे तो जंगल खराब हो जाए, और जंगल को उगने में बहुत टाइम लगता है। एक तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, अफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा होगा। डिफॉरेस्टेशन को तो हमको पता ही है, जो पेड़ों को काट देना और सब पूरा फॉरेस्ट को बर्बाद कर देना, और अफॉरेस्टेशन का मतलब है फिर से उगाना। वो बहुत मुश्किल है, पेड़ों को उगाने में अब 10, 12, 15, 20 वर्ष लगते हैं, और उनको वैसा क्लाइमेटिक कंट्रोल देना, उस पर कंट्रोल रखना, तब जाके वो उस चीज़ को आगे कंट्रोल में ला पाएगा। इसमें बहुत इट टेक्स मच ओवर टाइम, बहुत समय लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉरेस्ट्स ऑफ टेहरी गढ़वाल, जो जगह है टिहरी, वहाँ टिहरी डैम भी है, तो टेहरी गढ़वाल जो है जगह है, वर एक्सप्लॉइटेड टू सप्लाई टिम्बर। अब उसको एक्सप्लॉइट किया गया, दोहन किया गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेड़, मन आए उतने पेड़ काटे गए, टू सप्लाई टिम्बर, लकड़े के लिए उसको यूज़। लकड़ा तो आपको पता है हर चीज़ में यूज़ होता है, फर्नीचर में यूज़ होता है, जलाने में यूज़ होता है, हज़ारों लाखों आइडल बना देते हैं हम उसके, लकड़ियों से अलग अलग टाइप के की चेन बना देते, कुछ नहीं छोड़ते हैं, मैच स्टिक, माचिस बनती है। तो लकड़ी का तो कोई पारावारी नहीं है। पलंग बनते हैं, बिस्तर बनते हैं, कुर्सियाँ बनती है, अलमारी बनती है, मेज़ें बनती है, शो पीस बनता है लकड़ी का। तो ये कहीं अंत होता ही नहीं। तो उसको इतना, टेहरी गढ़वाल का जो इलाका है, उसके पेड़ों को इतना काटा गया, इतना नुकसान फॉर द एक्सपैंडिंग रेलवे नेटवर्क। पर यहाँ पे उनका मेन टारगेट क्या था कि एक्सपैंड करना था उनको रेलवे के नेटवर्क को। जब ब्रिटिश राज आया तो वो रेलवे के नेटवर्क को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे कि रेलवे जल्दी ज़्यादा सामान को रेल एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। उस समय जो रेल है उसके अंदर की जितनी सीट वगैरह वो भी लकड़े से ही बनती थी। उस टाइम रेगजीन और ये सब नहीं आया था, तो वो एक लकड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो वो उन्होंने बाकी सब जगह तो काम चालू कर दिया, पर टेहरी गढ़वाल के अंदर लकड़े वकड़े बहुत काटे। पर वो एक लेवल पे आने के बाद वो उनको लोगों को भी सेंस आ गया कि अब ये हमको लकड़े नहीं कटने देने चाहिए, क्योंकि ओवरडोज। और फिर आप देखेंगे तो जो मीटर गेज लाइन होती है उसके अंदर भी नीचे लकड़ी के फट्टे ही लगाने पड़ते हैं, ताकि वो, अभी तो सीमेंट के आ गए, पहले वो ऐसा नहीं था, तो वो लकड़ी के फट्टे से रख के, ताकि वो उसको ट्रेन को सहारा मिले। वो इतनी मजबूत लकड़ा था फॉर एक्सपैंडिंग रेलवे नेटवर्क इन द प्लेन्स, ताकि वो वहाँ से ट्रेन चलते हुए प्लेन्स में जो सीधे इलाके हैं वहाँ तक वो पहुँच जाए। प्लेन्स। यूरोपियंस इन मसूरी वांटेड कल्टीवेशन ऑफ न्यू फूड क्रॉप्स लाइक पोटैटोज। अब यूरोपियन, मसूरी के अंदर यूरोपियन जो रहते थे, मसूरी आप गए होगे तो आपको आइडिया होगा, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा इलाका है,
मसूरी के अंदर कुछ यूरोपियंस रहते थे, आज भी रहते हैं, मनाली के अंदर भी बहुत यूरोपियंस रहते हैं, बहुत ब्रिटिश रहते हैं, उन्होंने वहीं पर अपनी लाइफ बिता दी है। रस्किन बॉन्ड उसमें से एक है। तो यूरोपियंस इन मसूरी बॉन्ड, अब वो क्या वहाँ चाहते थे कि भाई यहाँ पे जो क्रॉपलैंड है वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाए, यानी खेती की जाए न्यू फूड क्रॉप्स की। पोटैटो हमारा नहीं है, पोटैटो स्पेन से आया है। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे अब क्या करो कि जो नॉर्मल तुम्हारा बाजरा उगता है, मक्की उगती है, ये सब तो उगता रहता है, तो बाहर से मंगवा लेंगे। तो राइस तो मिलता है, ये वीट तो पंजाब में बहुत मिलता है, वो मंगवा लेंगे। तो हम यहाँ क्या पोटैटोज उगाओ तुम। तो उन्होंने पोटैटो के लिए ट्राई करना शुरू किया कि भाई अब यहाँ के लोगों को समझाओ और पोटैटो उगाओ। अब पोटैटो उगाने के लिए ज़मीन तो चाहिए। वहाँ पे तो नेचुरल वो जूम फार्मिंग कर रहे थे, टेरेस फार्मिंग कर रहे थे, उसको ख़त्म करके उन्होंने बोला नहीं, खेत लंबे करो, समतल करो, और हमको पोटैटो की फार्मिंग करनी है। लीडिंग अ लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ मिक्स्ड ओक फॉरेस्ट। अब वो क्या था, जब वो उसको करने की ट्राई की तब पोटैटो के लिए लैंड तो चाहिए। लैंड के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे ओक के जो पेड़ होते हैं, ओक जो चीज़ को चीड़ भी बोलते हैं, तो उसके पेड़ को काटा इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा पेड़ों को, मिक्स्ड ओक फॉरेस्ट ख़त्म करने की शुरुआत कर दी, धीरे धीरे करके कटिंग चालू कर दी। देयर वॉज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द विलेज पीपल्स बेसिक नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट टू अर्न मनी। अब जो स्टेट कौन सी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे थी, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ के लोगों को, आलू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आलू काई के लिए हुआ रहे थे, क्योंकि उससे वोडका बनती है, तो आलू के बहुत सारे अलग प्रयोग भी थे, उनको खाने में भी यूज़ करना था। तो वो अपने मज़े के लिए पेड़ कटवा रहे थे, और पेड़ क्या इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा था। लोगों को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं थी। वहाँ के लोगों के अंदर क्लियरली एक कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास हो गया था विलेज पीपल की बेसिक नीड्स के बारे में और रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट टू अर्न मनी। अब लोगों को वहाँ के जो स्टेट थी उसको पैसा कमाना था, तो उसके लिए वो ये कर रहा था। आलू बहुत अच्छे तरीके से उगाएंगे, ज़मीन फर्टाइल है, आलू बड़े बड़े होंगे तो हम बेचेंगे, खुद भी कंज्यूम करेंगे, बेचेंगे भी, तो हमारे को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। Terry Gadwal became and the requirements of the state to earn money. In 1930, the people of Tehri Gadwal began a non-cooperation movement called Satyagraha. अब 1930 के अंदर, इसके इम्पोर्टेंट रखना ये जो लाइन है, 1930 के अंदर जो टेरी गढ़वाल के लोग थे उन्होंने एक सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसका नाम सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? द रिक्वेस्ट विद ट्रूथफुल रिक्वेस्ट, किसी को सत्य के साथ आग्रह करना, सत्य का आग्रह करना बहुत ही शांति से, अहिंसा के द्वारा। कोई युद्ध नहीं लड़ा उन्होंने बोला कि भाई हम ये सब नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? अ फॉर्म ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस। उन्होंने बोला हम आपका विरोध करेंगे पर पीसफुल तरीके से, कोई माराकुटी नहीं करेंगे, कोई जलाएंगे नहीं, बसें नहीं जलाएंगे, हम कहीं कोई शाहीन बाग नहीं बनाएंगे, हम आराम से पीसफुल रेजिस्टेंस करेंगे टू ऑब्टेन जस्टिस, हमें न्याय मिलना चाहिए, इन ऑपोजिशन टू द ऑप्रेसिव फॉरेस्ट लॉज। क्योंकि उस टाइम के ऑप्रेसिव मतलब दबा देने वाले, दमन करने वाले, कुचलने वाले फॉरेस्ट के जो लॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया की जो पेड़ों की संस्कृति से क्या लेना देना, वो अपना फ़ायदा देखते थे, क्योंकि वो इंडिया उनकी कॉलोनी थी। तो उन्होंने ऐसे लॉज बनाए थे कि भाई लकड़ी तो काटेंगे, जो करना है कर लो, उससे तुम्हें कोई हक नहीं है तुम लोगों का, इस प्रकार के दमनकारी नीतियाँ उनकी थी। तो वो उसके विरोध में उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा इन दैट ईयर 1930 में। तो इन दैट ईयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन तिल्लारी बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंगडम ऑफ टेरी गढ़वाल। अब वो तिल्लारी जो उनका एक गांव था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को गोली मार दी गई, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड, गोली मार दी गई। क्यों? क्योंकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर वहाँ की जो किंगडम थी, किंगडम यानी कि वह जो राजा थे टेरी गढ़वाल के, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल के, और उनके जो भी थे उनको भी अपना फ़ायदा देखना था, तो उन्होंने उसको बहुत लोगों को ख़त्म करें, यानी पेड़ों के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दी टेरी गढ़वाल में। ये सबसे पहला इंसिडेंट है भारत के अंदर जो रिकॉर्डेड है ब्रिटिश आर्काइव्स के अंदर। व्हेन दे फॉर्म्ड अ प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट ऑफिशियल फॉरेस्ट पॉलिसी, उन्होंने जब मीटिंग करने की कोशिश की, जो पंचायत जिसको बोलते हैं, तो वो करने की जब कोशिश की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की कि हम इसके विरोध में हैं और हम फॉरेस्ट पॉलिसी का जो भी सरकार सोच रही है उसके विरोध में हम जाएंगे, तो उसको पहले से ही किंगडम ने उसको दमन किया और कुचल डाला उसको। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही संजीदा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो हमको ये एक तो अफॉरेस्टेशन के बारे में जानने को मिलेगा कि फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, फॉरेस्ट हमारी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, और अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन हो चुका है इंडिया का, ऐसा माना जाता है कि पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया का बहुत पार्ट अफॉरेस्टेशन में आ रहा है। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि कई इलाकों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित जैसे नेशनल पार्क्स आपने सुने होंगे, गिर भी आप देखेंगे नेशनल पार्क है। तो काली अपने यहाँ पे आप वो
ब्लैक बक जो है उसका भी आपने सुना होगा, वेलावदर नेशनल पार्क है। तो ये सारे के सारे काय के लिए उस इलाके को कंट्रोल किया गया, संरक्षित किया गया, ताकि किसी प्रकार के लोग वहाँ पे जानवरों को नुकसान ना पहुँचाए, पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाए। तो वो एक प्रकार की पेरियार में, केरला पेरियार गया था तो मैंने देखा, नैनीताल के अंदर भी मैं रामनगर जब गया था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूम कर आया था, तो मैंने देखा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो, वहाँ पे एलिफेंट ग्रास होती है। ऐसी ग्रास है, एलिफेंट ग्रास मतलब एक हाथी उसके अंदर छुप जाए, इतनी लंबी घास होती है। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो एलिफेंट भी आपके उस घास के पीछे हो सकता है, इतनी बड़ी घास वो होती है। और वहाँ पे टाइगर्स तो बट ऑब्वियस मैंने देखी, टाइगर्स के लिए मैं गया था जिम कॉर्बेट। तो ये प्रकृति को जब आप देखते हैं, प्रकृति में जब पहुँचते हैं नेचर में, तो आपको पता चलता है प्रकृति कितनी विशाल है और हम कितने छोटे हैं। तो पेरियार के अंदर मैं जब ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा एक हाथी रास्ते से, हम जो रोड से जा रहे थे तो हाथी वहाँ से 20-22 हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा रास्ते से। तो मैंने, मेरे जो गाइड है उसको मैंने बोला ये हाथी बीच में आ जाते हैं, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, बीच में आ जाते हैं, तो मतलब ये तो डरने वाली बात है, हाथी इनको कुचल भी सकते हैं। तो उसने मुझे बहुत स्वीट और बहुत अच्छी बात बोली। उसने मुझे बोला कि सर, हाथी बीच में नहीं आ रहे हैं, हम हाथी के रास्ते में आ रहे हैं। ये रास्ता तो इनका सदियों से ये इसी रास्ते पे चलते हैं, हमने यहाँ रोड बना ली है, हम इनके रास्ते में आ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी और स्वीट जेस्चर भी लगा ये बात सुन के। कितनी अच्छी बात है कि वो प्रकृति को इतना सम्मान करते हैं, तो सम्मान करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है नेचर से। तो आपको भी इसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस थोड़ा अपलिफ्ट करें, कहीं घूमने जाएं लाइफ के अंदर, तो आपको आइडिया आ जाएगा टेराइन इलाके कैसे हैं, ओक ट्री कैसा होता है, चीड़ कैसा होता है, अलग अलग टाइप के ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए। हमारे को और ज़्यादा इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट मैं लेक्चर के अंदर इसे मैं 100% कंक्लूड कर दूंगा। फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री, ध्यान देना, अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेक केयर, स्टे सेफ।